वेलकम टू द आई टेक वर्ल्ड ऑफ AKTU। सो ये कंप्यूटर नेटवर्क जैसा कि ये एक सीरीज़ है वन शॉट की, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर 3 की, ठीक है, जिसका नाम है नेटवर्क लेयर। और ये जो सिलेबस नीचे मेंशन किए गए हैं पॉइंट वाइज, ये जो है AKTU सिलेबस पर बेस्ड हैं पूरे, और टू द पॉइंट और टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे। और एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, विद डायग्रामेटिकली लिखना है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये वन शॉट वीडियो है, तो इससे आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, ठीक है। हम लोग इसमें चीज़ें जल्दी कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे कि आप एग्ज़ाम में अगर 1 घंटा पहले भी देख लो तो आपको चीज़ें रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल है एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको आप ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेटवर्क लेयर। तो जैसा कि हम लोग OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में पढ़ते आए कि हमारे पास उसमें टोटल 7 लेयर होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल, सेशन, नेटवर्क, ठीक है, इतने सारे लेयर होते हैं। तो उनमें से एक लेयर होता है नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर का आखिर काम क्या होता है कि डेटा पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इसके लिए ये बेस्ट रूट चूज़ करता है, ठीक है। अब रूटिंग होती कैसी है, तो फिक्स रूट, कुछ रास्ते पहले से सेट होते हैं और बदलते नहीं हैं, और इसमें ऑटोमेटिक अपडेट्स हो जाते हैं, यानी रूट्स खुद से चेंज हो सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो। और फिर क्या, सेशन के स्टार्ट पर रूट, कभी कभी क्या होता है कि एक पूरी कन्वर्सेशन के लिए रूट डिसाइड होता है, जैसे रिमोट कंप्यूटर लॉगिन करते वक्त, ठीक है। और हर पैकेट के लिए एक नया रूट, यानी हर एक पैकेट के लिए एक अलग अलग रूट डिसाइड होता है, ताकि नेटवर्क लोड मैनेज कर सके, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो नेटवर्क लेयर क्या करता है कि अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ता भी है। अगर एक पैकेट दो अलग नेटवर्क्स के बीच ट्रैवल करे तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे एड्रेसिंग सिस्टम अलग हो सकती है, पैकेट साइज के लिमिट हो सकता है, प्रोटोकॉल्स अलग हो सकते हैं। वैसे ही नेटवर्क लेयर इन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ताकि अलग अलग नेटवर्क ईजिली कनेक्ट हो सके, ठीक है। अब हम इसका पहले पॉइंट्स की बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क यानी P2P नेटवर्क, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क एक सीधा कनेक्शन होता है, ठीक है, एक सीधा कनेक्शन होता है। डायग्रामेटिकली हम देखेंगे तो जैसे कि आप दो बिल्डिंग देख रहे हैं, दो बिल्डिंग है, और बिल्डिंग बी के बीच एक सीधा कनेक्शन है, उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क एक सीधा कनेक्शन होता है दो डिवाइसेस के बीच, जैसे दो कंप्यूटर्स, राउटर या स्विचेस, इसमें कोई बीच का डिवाइसेस नहीं होता, सिर्फ एक सेंडर और एक रिसीवर होता है, ठीक है। और फिर अगर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की स्पेशल बातें करें तो उसमें पहला क्या होता है कि डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है। डेटा एक अलग पाथ से जाता है बिना किसी दूसरे डिवाइस के इंटरफेरेंस के, ठीक है। और फिर क्या, ज़्यादा रिलायबल, क्योंकि बीच में कोई एक्स्ट्रा डिवाइसेस नहीं होती, ठीक है। नेटवर्क फेलियर होने के चांसेस कम होते हैं। और फिर क्या, आसान सेटअप, मल्टी पॉइंट नेटवर्क्स की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इसमें सिंपल सेटअप होता है और एक्स्ट्रा हार्डवेयर नहीं चाहिए होता है। अगर हम बात करें तो जैसे कि डायरेक्ट ईथरनेट कनेक्शंस, जो कि हमारे कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में यूज़ होते हैं, जैसे कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं, जैसे दो कंप्यूटर्स को एक केबल से डायरेक्टली कनेक्ट करना, जैसे पहले लोग लैन केबल लगा के गेम्स खेलते थे। लीज्ड लाइंस, जैसे बैंक्स या बड़ी कंपनीज के प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन जो सिक्योर और फास्ट होते हैं। और सीरियल कम्युनिकेशन, जैसे प्रिंटर और कंप्यूटर का डायरेक्ट यूएसबी कनेक्शन। और वायरलेस पॉइंट टू पॉइंट लिंक, जैसे टीवी टावर्स जो एक सिटी से दूसरे सिटी तक सिग्नल भेजते थे। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के कुछ फ़ायदे होते हैं, ठीक है। पहला क्या कि ये हाई स्पीड होता है, यानी ज़्यादा स्पीड, क्योंकि सिर्फ दो डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं तो पूरी स्पीड उनको ही मिलती है। और लो लेटेंसी बोले तो कोई बीच का डिवाइस नहीं होता, ठीक है, कोई बीच का डिवाइस इसमें होता ही नहीं है, तो डेटा इंस्टेंटली पहुंचता है। और फिर क्या, सिक्योरिटी, डेटा सिक्योर रहता है, कोई और डिवाइस इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। और छोटी नेटवर्क के लिए बेस्ट, जैसे एक सर्वर और एक क्लाइंट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ठीक है। और फिर बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के नुकसान, जो डिसएडवांटेज होते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या, पहला कि लिमिटेड डिवाइसेस, सिर्फ दो डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, अगर नेटवर्क बढ़ाना हो तो नए लिंक्स लगाने पड़ेंगे। और फिर महंगा ज़्यादा होता है, ठीक है। लीज लाइन्स और डेडिकेटेड लाइन्स बहुत कॉस्टली होते हैं। और फिर क्या, अगर लिंक फेल हो गए तो पूरा नेटवर्क बंद, एक भी वायर या सिग्नल फेल हो जाए तो पूरा कम्युनिकेशन ही रुक जाता है, ठीक है। अब एप्लीकेशंस कुछ होते हैं, तो पहला क्या, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स में यूज़ होता है ये, जैसे दो लैंडलाइन फ़ोन्स के डायरेक्ट कनेक्शन। और फिर का कॉर्पोरेट सिक्योर कम्युनिकेशन, जैसे बैंक्स या आईटी कंपनीज जो प्राइवेट लीज लाइंस यूज़ करती है,
उनके जगह ये यूज़ होता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। और फिर क्या कि रिमोट ऑफिसेस कनेक्टिविटी, जैसे माउंटेन एरियाज या विलेजेस में इंटरनेट सिग्नल भेजना, और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र, जैसे डेटा सेंटर्स में डायरेक्ट सर्वर्स को कनेक्ट करना फॉर फास्ट स्टोरेज और रिट्रीवल। ठीक है, अगर हम इसको और इजी भाषा में समझना चाहें तो सोचो कि एक घर में सिर्फ 2 लोग हैं, ठीक है, और एक सेंडर है और एक रिसीवर है, और एक डायरेक्ट टेलीफोन वायर है जो सिर्फ इन दोनों के बीच कनेक्ट है। तो ये एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का सिंपल एग्जांपल है। कोई तीसरा आदमी इस बातचीत को नहीं सुन सकता क्योंकि ये एक प्राइवेट डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सेकंड ऑफ पार्ट ऑफ द टॉपिक, लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है। तो लॉजिकल एड्रेसिंग एक तरीके का नेटवर्क में डिवाइसेस को अलग अलग पहचान देने का काम करता है। जैसे घर का एड्रेस बताता है कि आप कहाँ रहते हो, वैसे ही नेटवर्क में आईपी एड्रेस बताता है कि डिवाइस कहाँ है। ठीक है, और फिर फिजिकल एड्रेस है, जैसे मैक एड्रेस की बात करेंगे तो हमेशा फिक्स्ड होता है, लेकिन लॉजिकल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस नेटवर्क के स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज होता है। अब बात करेंगे आईपी एड्रेसिंग। तो आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, एक यूनिक नंबर होता है जो हर एक डिवाइस को दिया जाता है ताकि वो नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सके। इसमें पहला क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन, हर डिवाइस को एक अलग पहचान मिलती है, और लोकेशन इंडिकेशन, ये बताता है कि डिवाइस कौन सी नेटवर्क लोकेशन पे है। ठीक है, आईपी एड्रेसेस 2 तरह की होती हैं, पहला IPv4 और IPv6। IPv4 बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसमें 32 बिट का एड्रेसेस होता है। ठीक है, डेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और IPv6 जो होता है वो मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसलिए ये 128 बिट का होता है, और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे IPv4 एड्रेसिंग की। तो IPv4 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आईपी सिस्टम है। इसका फॉर्मेट 4 नंबर्स का होता है जो डॉट से सेपरेट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे। और IPv6 क्या होता है कि IPv4 के एड्रेस ख़त्म होने लगे, इसलिए तो IPv6 इंट्रोड्यूस किया गया जो ज़्यादा यूनिक एड्रेसेस प्रोवाइड करता है, और ये 128 बिट का होता है जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो IPv6 से कुछ ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। पहला क्या कि ये ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा बड़ा एड्रेस स्पेस, यानी हर इंसान के पास लाखों एड्रेसेस हो सकते हैं। और फिर क्या सिक्योरिटी फीचर इंप्रूव किए गए हैं। और फिर क्या राउटिंग एफिशिएंसी बेटर है, यानी डेटा फास्ट और सही रास्ते से जाता है। अब बात करेंगे CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ये क्या होता है कि एक एडवांस आईपी एड्रेसिंग मेथड है जो ओल्ड क्लास बेस सिस्टम की जगह आया है। ये आईपी एड्रेसेस को बेटर एलोकेट करने में मदद करता है और नेटवर्क की एफिशिएंसी बढ़ाता है। इसमें क्या पहला क्या CIDR नोटेशन। CIDR में आईपी एड्रेस के बाद एक सफिक्स होता है जो सबनेट मास्क दिखाता है। इसमें आप जो देख रहे हैं बाय जो 24 लिखा है, ये 24 एक सबनेट मास्क को दिखाता है, और ये दूसरा भी देख रहे हैं तो ये भी एक सबनेट मास्क को दिखाता है। इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। पहला क्या, एफिशिएंट आईपी यूटिलाइजेशन, मतलब कि आईपी एड्रेस के एफिशिएंट यूज़, अननेसेसरी आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं होता है इसमें। और फ्लेक्सिबल सबनेटिंग होता है, यानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबनेट बना सकते हो। और फिर बेटर राउटिंग, CIDR नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करता है और राउटिंग टेबल का साइज़ छोटा करता है। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सोचो कि एक मोबाइल मोहल्ले में, ठीक है, सोचो कि एक मोहल्ले में नेटवर्क में मतलब कि अगर मोहल्ले की बात करें तो नेटवर्क की बात कर रहे हैं, और घर की बात करें तो डिवाइसेस की बात करें। तो सोचो कि एक मोहल्ले में घर है, ठीक है, हर घर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं हम आईपी एड्रेसेस, जो बताता है कि वो कहाँ है। तो IPv4 एड्रेस एक 4 नंबर का एड्रेस है, जैसे हाउस नंबर 192, स्ट्रीट 168, ब्लॉक 10, सिटी 5। ठीक है, ये 4 नंबर हो गए। और IPv6 एड्रेसेस बड़ा एड्रेस है जो फ्यूचर के लिए बना है, जैसे हाउस नंबर 2001 में कॉलोनी DB8, स्ट्रीट 8583 और सिटी फला फला में रहता है। तो CIDR सबनेट मास्क एक कॉलोनी का जिप कोड जैसे होता है जो बताता है कि कौन सी हाउसेस एक ग्रुप में आती हैं। तो मतलब आईपी एड्रेस एक तरीके का है जो कि हर डिवाइसेस एक यूनिक घर का पता देने का, ताकि वो सही जगह पहुंच सके। अब हम बेसिक इंटरनेटवर्किंग की बात करेंगे। तो बेसिक इंटरनेटवर्किंग होता क्या है कि अगर इंटरनेटवर्किंग का मतलब है मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करके एक बड़ा यूनिफाइड सिस्टम बनाना। ठीक है, ये डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर के बीच कम्युनिकेशन इनेबल करता है, जो राउटिंग, एड्रेसिंग और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का यूज़ करके पॉसिबल होता है। एड्रेसिंग रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP क्या है। ARP की बात करें तो ARP क्या है कि इसका फुल फॉर्म पहले क्या, एड्रेसिंग रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, जो आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में मैप करता है।
और ARP का काम क्यों ज़रूरी है? नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को भेजने के लिए मैक एड्रेस चाहिए होता है, लेकिन हमें सिर्फ IP एड्रेस पता होता है। ARP IP को मैक से मैच करता है, ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन हो सके। अब ARP काम कैसे करता है? तो पहला क्या है, सेंडर ARP रिक्वेस्ट भेजता है, मुझे इस IP एड्रेस का मैक एड्रेस चाहिए, तो रिसीवर ARP रिस्पॉन्स भेजता है, मेरा मैक एड्रेस ये है, और सेंडर अपने ARP कैश में सेव कर लेता है ताकि अगली बार डायरेक्ट यूज़ हो सके, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें, इसके 3 यूनिट्स होते हैं, इंट्रानेट, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट मतलब प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क, यानी इंटरनेट एक प्राइवेट और सिक्योर नेटवर्क है जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सकता है, ठीक है। और एक्स्ट्रानेट बोले तो लिमिटेड एक्सटर्नल एक्सेस, मतलब एक्स्ट्रानेट एक इंट्रानेट का एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें कुछ एक्सटर्नल लोग भी एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है, जैसे बिजनेस पार्टनर्स या सप्लायर्स। और फिर मतलब इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, ठीक है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स को जोड़ता है। ये TCP/IP मॉडल्स को यूज़ करता है, ठीक है। मतलब कि फिर IP एड्रेसिंग की बात करेंगे तो IP एड्रेसिंग क्या है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवाइसेस, मतलब कि जैसा ऊपर बात ही कर रहे थे कि ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, IPv4, IPv6, और IPv4 के 5 क्लास होते हैं, A B C D E, ठीक है, 5 क्लास होते हैं। और फिर अगर हम बात करें तो जैसे क्लास A है तो उसमें सिर्फ फर्स्ट बाइट नेट आईडी, जैसे आप क्लास A की बात करें तो इसमें सिर्फ फर्स्ट बाइट यानी नेट आईडी की बात करें, बाकी सब होस्ट आईडी होती है। और फिर क्लास B की बात करें तो इसमें पहले 2 बाइट नेट आईडी होती है, बाकी होस्ट आईडी होती है। और फिर क्लास C की बात करें तो उसमें 3 जो होती है नेट आईडी होती है और बाकी सब होस्ट आईडी। क्लास D जो होता है वो मल्टीकास्ट एड्रेस का होता है, और क्लास E है वो फ्यूचर के लिए रखा गया है क्योंकि आगे भी कुछ अगर और डेवलपमेंट हो तो उसको हम एक्सटेंड कर सकें। अब बात करेंगे सबनेट एड्रेसिंग की। तो सबनेट एड्रेसिंग क्या होता है कि सबनेटिंग क्या है, इसमें पहले बात करेंगे सबनेटिंग क्या है। तो सबनेटिंग का मतलब है कि एक बड़े नेटवर्क्स को छोटी सब नेटवर्क्स यानी सबनेट्स में डिवाइड करना ताकि नेटवर्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। अब सबनेटिंग मास्क होता क्या है? तो सबनेट मास्क बताता है कि IP एड्रेस का कौन सा पार्ट नेटवर्क के लिए है और कौन सा होस्ट के लिए, ठीक है। जैसे IP एड्रेस हमें ये दिया गया है तो उसका जैसे बाय जो तक बताया गया तो वो सबनेट उसका मतलब दिखाता है कि ये सबनेट मास्क है, ठीक है। तो इस तरह से सबनेटिंग होती है। इसका मतलब है कि इस IP का नेटवर्क एड्रेस है और लास्ट ऑक्टेट जो होगा वो 0 से 255 के बीच में होगा, जो कि होस्ट एड्रेस के लिए यूज़ होगा। अब बात करते हैं सबनेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, स्टेप्स फॉर सबनेटिंग। तो अगर आपको सबनेटिंग परफॉर्म करनी है तो ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहले क्या कि IP एड्रेस आइडेंटिफाई करें और उसकी क्लास रखें। मतलब एग्जांपल में इस IP एड्रेस एक क्लास C एड्रेस है, ठीक है। और सबनेट मास्क डिसाइड करता है कि कितने सबनेट चाहिए, उसके बेसिस पे सबनेट मास्क चूज़ करता है, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक फिगर देखिए, इसमें आखिर बात क्या होती है। तो यहाँ पर IP एड्रेस जो है वो 4 ऑक्टेट्स में दिए गए हैं, और ये जो लास्ट होस्ट पोर्शन होता है ये चेंज होता रहता है। जो हमारा ये सबनेट मास्क होता है 255, ये कभी नहीं चेंज होता है, ठीक है। ये जो लास्ट डिजिट होते हैं यही हमेशा चेंज होते रहते हैं और यही सबको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग की बात करेंगे, CIDR। तो ये एक एडवांस IP एड्रेसिंग टेक्निक है जो ट्रेडिशनल क्लासेस बेस्ड सिस्टम यानी क्लास ABC का रिप्लेसमेंट है। CIDR ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और एफिशिएंट वे में IP एड्रेसेस एलोकेट करता है ताकि IP एड्रेस स्पेस कम वेस्ट हो और राउटिंग इंप्रूव हो सके। और CIDR के कुछ फीचर्स भी होते हैं। पहला क्या कि फिक्स क्लासेस का एंड। पहले जब क्लास ABC का यूज़ होता था जिसमें फिक्स साइज का नेटवर्क थे, CIDR वेरिएबल सबनेट मास्क यानी VLCM का यूज़ करता है, फ्लेक्सिबल सबनेटिंग अलाउ करता है। और एफिशिएंट IP एड्रेसिंग, CIDR जितने IPs की ज़रूरत हो उतने ही असाइन करता है, ठीक है, यानी वेस्ट नहीं होता है इसमें। IP एड्रेसेस वेस्ट होने से बचता है इसमें। और क्या फिर तीसरा, राउटिंग टेबल साइज़ कम होता है इसमें, और ठीक है। और फिर क्या CIDR मल्टीपल रूट्स को एग्रीगेट यानी कंबाइन करके राउटिंग टेबल्स छोटी बनाता है। इससे राउटर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। CIDR के कुछ नोटेशंस होते हैं, ठीक है। नोटेशन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, CIDR में IP एड्रेस के साथ एक स्लैश और नंबर लिखा जाता है जो नेटवर्क पोर्शन के बिट्स दिखाता है। एग्जांपल में जैसे आप बात करें तो यहाँ सबनेट मास्क हमारा ये होगा, ठीक है, यानी टोटल 256 IPs हैं, ठीक है। और CIDR के कुछ बेनिफिट्स हैं। पहला क्या
कि ISPs यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एफिशिएंट एड्रेस एलोकेशन, CIDR ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से IP असाइन करता है ताकि IP वेस्ट ना हो। और हियरार्किकल IP एड्रेसिंग पॉसिबल होता है क्योंकि सबनेटिंग और सुपरनेटिंग के थ्रू एफिशिएंट नेटवर्क डिज़ाइन होता है। और IP एड्रेस फ्रेगमेंटेशन कम होता है इसमें क्योंकि IP स्पेस बेटर यूटिलाइज होता है और नेटवर्क मैनेजमेंट ईजी होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे RARP यानी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो RARP आखिर क्या है? तो RARP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो किसी डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस से उसका IP एड्रेसेस फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादातर डिस्कलेस वर्क स्टेशन में यूज़ होता है जो अपनी मेमोरी में IP एड्रेसेस स्टोर नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो RARP के कुछ फीचर्स होते हैं। पहला क्या, कोई भी डिवाइसेस अपना IP एड्रेस डिनामिकली एक RARP सर्वर से ले सकता है। ठीक है, मेनली डिस्कलेस डिवाइसेस यूज़ करते हैं जो स्टैटिक IP स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, और ये OSI मॉडल के लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। RARP के फीचर जो होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कि काम कैसे करता है, पहले डिवाइसेस बूट होती हैं। जब एक डिस्कलेस वर्क स्टेशन बूट होता है तो उसके पास कोई असाइंड IP एड्रेस नहीं होता। ठीक है, और फिर इसके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो होस्ट है पहले रिक्वेस्ट करता है RARP सर्वर से, तो RARP सर्वर उसको बताता है कि आपका मैक एड्रेस ये है। ठीक है, और फिर जब फिर अगेन होस्ट बोलता है कि हाँ ये मेरा IP एड्रेस है, तो फिर वो बोलता है कि आप अपना मैक एड्रेस सेव कराइए, तो वो रिप्लाई करता है कि यस योर मैक एड्रेस इज दैट एंड योर IP एड्रेस इज असाइन टू दिस नंबर। मतलब कि RARP सर्वर को पता भी चल जाता है कि उसका IP एड्रेस ये है और मैक भी वो सेव कर लेता है। अब बात करेंगे DHCP। तो DHCP जो है बहुत ही अच्छा है। मतलब कि अगर बात करें तो डिनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की, तो DHCP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग असाइन करता है। ये मैनुअल IP कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत को ख़त्म करता है और एफिशिएंट एड्रेस मैनेजमेंट इंश्योर करता है। इसके कुछ की फीचर्स हैं। पहला क्या, ऑटोमेटिक IP असाइनमेंट, नेटवर्क डिवाइसेस को डिनामिकली IP असाइन करता है ताकि हर डिवाइसेस को मैनुअली कॉन्फ़िगर ना करना पड़े। ठीक है, और फिर बात करेंगे लीज बेस्ड एलोकेशन। ठीक है, तो IP एड्रेस एक स्पेसिफिक लीज टाइम के लिए एलोकेट होते हैं। लीज एक्सपायर होने के बाद IP वापस अवेलेबल हो जाती है और दूसरे डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स एडिशनल नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवेज, DNS सर्वर्स और भी बहुत सी नेटवर्क सेटिंग्स असाइन करती हैं इसमें। ठीक है, और रिड्यूसेस IP कॉन्फ्लिक्ट्स, इंश्योर करती है कि एक ही IP एड्रेस दो डिवाइसेस को असाइन ना हो। और ये IPv4 IPv6 दोनों को ही मतलब कि सपोर्ट करता है, कंपैटिबल है। ठीक है, अब बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसमें पहला क्या होता है, डिस्कवरी। जो DHCP प्रोसेस 4 स्टेप में कंप्लीट होता है जिसको बोलते हैं डोरा प्रोसेस। ठीक है, इसमें पहला होता है डिस्कवरी। क्लाइंट एक DHCP डिस्कवरी मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है ताकि अवेलेबल DH सर्विस को फाइंड कर सके। दूसरा क्या होता है, ऑफर। ऑफर मतलब DHCP सर्वर एक DHCP ऑफर मैसेज भेजता है जिसमें एक अवेलेबल IP एड्रेसेस होता है। और फिर रिक्वेस्ट, क्लाइंट उस ऑफर IP एड्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए एक DHCP रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है। और एक्नॉलेजमेंट, DHCP सर्वर एक DHCP एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजता है जो कंफर्म करता है कि IP असाइन हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे एडवांटेजेस। ये क्या, सिंप्लीफाइज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि काम आसान हो गया क्योंकि मैनुअली नहीं असाइन करना पड़ रहा है। और IP मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जा रहा है और ह्यूमन एरर्स को मतलब कि आप कन्फ्लिक्शन नहीं हो सकता। और अगर लिमिटेशन की बात करें तो इसमें डिपेंडेंसी मतलब DHCP सर्वर पे ही डिपेंड होगा, अगर फेल हो गया तो फिर दोबारा कुछ हो नहीं सकता। और सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक सर्वर है और सभी कंप्यूटर्स को IP असाइन हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP। तो ICMP क्या होता है कि एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है जो एरर रिपोर्टिंग, डायग्नोस्टिक और नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए यूज होता है। ये नेटवर्क डिवाइसेस को नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज कम्युनिकेट करने में मदद करता है। इसके की फीचर्स हैं, पहला की एरर रिपोर्टिंग, ठीक है, और डायग्नोस्टिक, फिर कनेक्शन प्रोटोकॉल्स, और फिर ऑपरेट एट द नेटवर्क लेयर, कैरियर नो यूजर डेटा, इंटीग्रेट पार्ट ऑफ IP प्रोटोकॉल सूट और लिमिटेड सिक्योरिटी फीचर। अब एक एक करके समझते हैं। पहला क्या, एरर रिपोर्टिंग। सेंडर को बताता है कि कोई पैकेट डिलीवरी इशू हो रहा है और नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ होता है, एग्जाम्पल जैसे पिंच, टेकोराइट और कमांड्स। और फिर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, मतलब कि IP के साथ काम करता है पर कोई डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता। और फिर क्या, ऑपरेट्स ऑफ द नेटवर्क लेयर, यानी राउटर और होस्ट के बीच कम्युनिकेशन इनेबल करता है। और कैरियर नो यूज डेटा, सिर्फ कंट्रोल मैसेज भेजता है, एक्चुअल डेटा नहीं। और फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ IP प्रोटोकॉल सूट, यानी नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए एसेंशियल है।
और लिमिटेड सिक्योरिटी फीचर मतलब कि ICMP को नेटवर्क अटैक जैसे ICMP फ्लडिंग के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो हमारे पास ये कुछ जनरल फॉर्मेट होते हैं ICMP मैसेज के, अभी नीचे दिया गया है। ये ICMP मैसेज का फॉरवर्ड होता है, इसलिए पूरा डेटा सेक्शन होता है, और ये हेडर्स होता है, ये चेकसम जो कि हमेशा रिमाइंडर स्टोर करता है, टाइप कोड यानी 8 2 जा 16 3 जा 24 8 4 जा 32 एंड टोटल 32 बिट्स का होता है हमारा फॉर्मेट पूरा। ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते हैं एग्जाम्पल अपने एग्जाम में कॉपी इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, राउटिंग, फॉरवर्डिंग एंड डिलीवरी। अब बात करेंगे राउटिंग की। तो राउटिंग एक प्रोसेस है जिसमें नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर बेस्ट पाथ सिलेक्ट करते हैं ताकि डेटा पैकेट एफिशिएंटली सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ठीक है, इसके कुछ की फीचर्स होते हैं। पहला क्या, पाथ सिलेक्शन। ठीक है, बेस्ट राउट चूज करता है ताकि डेटा ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट राउट मतलब कि जा सके। और पैकेट फॉरवर्डिंग, डेटा पैकेट्स को नेटवर्क नोड से आगे भेजता है। और राउटिंग टेबल का यूज़, यानी राउटर्स अपनी राउटिंग टेबल्स में पाथ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। और मल्टीपल प्रोटोकॉल सपोर्टेड होते हैं जैसे RIP, OSPF वगैरह। ठीक है, और इसके दो ही टाइप्स होते हैं, स्टैटिक और डिनामिक। ठीक है, और ऑपरेट एट लेयर 3 यानी फंक्शन जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो लेयर 3 नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है, OSI मॉडल के थर्ड लेयर पे ऑपरेट करता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग क्या होता है कि एक मैनुअल प्रोसेस है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर खुद राउटिंग टेबल में एंट्रीज ऐड करता है। इसके फीचर्स होते हैं कि मैनुअली होता है और इस फिक्स रूट होता है। और फिर अगर हम बात करें तो स्टैटिक राउटिंग के एग्जांपल, तो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर राउटर ए पर मैनुअली रूट कॉन्फ़िगर करता है ताकि नेटवर्क IP एड्रेस तक एक्सेस मिल सके वाया राउटर बी। ठीक है, अब हम डिनामिक राउटिंग की बात करें तो डिनामिक राउटिंग क्या है कि में राउटर्स ऑटोमेटिकली रूटिंग टेबल अपडेट करते हैं जिसमें नेटवर्क टोपोलॉजी चेंजेस के अकॉर्डिंग रूट एडजस्ट करता है। इसके फीचर्स ये हैं कि ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है और स्केलेबल है, एडॉप्टिव है, कंज्यूमर नेटवर्क बैंडविड्थ है और मोर रिसोर्सेज रिक्वायर है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें राउटिंग एल्गोरिदम्स की, तो राउटिंग एल्गोरिदम्स क्या होता है कि एक बेस्ट पाथ डिसाइड करने के लिए यूज़ होता है। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, राउटर अपने नेबरिंग रूटर्स को अपनी राउटिंग टेबल भेजता है और हेल्प काउंट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल प्रोटोकॉल जैसे RIP यानी राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और लिंक स्टेट राउटिंग में क्या होता है कि हर राउटर को नेटवर्क टोपोलॉजी का पूरा व्यू होता है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम का यूज़ होता है इसमें। एग्जाम्पल बात करें जैसे OSPF यानी ओपन सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और डिलीवरी नेटवर्किंग की बात करेंगे तो डिलीवरी का मतलब है डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ठीक है, और डिलीवरी का मतलब है डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। और डिलीवरी एफिशिएंसी नेटवर्क टोपोलॉजी, रूटिंग और एड्रेसिंग पे डिपेंड करता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है कि जब सोर्स और डेस्टिनेशन सेम नेटवर्क में होते हैं तो डायरेक्ट डिलीवरी होती है। और इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जब सोर्स और डेस्टिनेशन डिफरेंट नेटवर्क्स में होते हैं तो राउटर्स का यूज़ होता है इसमें। ठीक है, अब हम फॉरवर्डिंग इन नेटवर्क पढ़ेंगे। तो फॉरवर्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें राउटर इनकमिंग पैकेट को करेक्ट आउटगोइंग इंटरफेस पर भेजता है। इसके फीचर्स यही होते हैं कि पैकेट्स को नेक्स्ट हॉप डिसाइड करता है और राउटिंग टेबल्स का यूज़ करता है। OSI मॉडल का नेटवर्क यानी लेयर 3 पे काम करता है। ठीक है, अब बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ फॉरवर्डिंग। तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स होते हैं। पहला क्या, नेक्स्ट हॉप। ठीक है, और फिर नेटवर्क स्पेसिफिक फॉरवर्डिंग। और नेक्स्ट हॉप की बात करें तो राउटर सिर्फ नेक्स्ट हॉप एड्रेस स्टोर करता है, फुल पाथ नहीं, यानी मेमोरी एफिशिएंट है और मोस्टली डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में यूज़ होता है। और फिर नेटवर्क स्पेसिफिक की बात करें तो नेटवर्क स्पेसिफिक में इंडिविजुअल होस्ट के बजाय पूरे नेटवर्क के लिए एक एंट्री स्टोर होती है और राउटिंग टेबल छोटी होती है। ठीक है, और फिर डिफ़ॉल्ट फॉरवर्डिंग की बात करें तो जब भी किसी डेस्टिनेशन का स्पेसिफिक राउट अवेलेबल ना हो तो डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ होता है। ठीक है, मोस्टली इंटरनेट राउटर्स में यूज़ होता है ये। और मतलब अगर किसी भी डेस्टिनेशन का राउट अवेलेबल नहीं है तो फला IP एड्रेस पर पैकेट फॉरवर्ड हो जाता है। अब देखेंगे स्टैटिक राउटिंग और डिनामिक राउटिंग में अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो ये मैनुअली होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है, और ये स्मॉल नेटवर्क के लिए बेस्ट है और ये लार्ज के लिए बेस्ट है। इस तरह से आप अपनी कंपैरिजन दिखा सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिकास्ट राउटिंग। तो यूनिकास्ट राउटिंग क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेंडर सिर्फ एक रिसीवर को डेटा भेजता है। ये नेटवर्किंग का सबसे कॉमन टाइप है जो इंटरनेट और TCP/IP नेटवर्क्स में यूज़ होता है। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स जब तुम जैसे कि बात कर लो, जब तुम यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे हो तो सर्वर सिर्फ तुम्हारे डिवाइसेस को ही डेटा भेज रहा है।
अगर तुम किसी दोस्त को व्हाट्सअप मैसेज भेजते हो तो वो सिर्फ उसी दोस्त को फ़ोन पर ही डिलीवर होता है। ठीक है, इसका मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्शन का पूरा बात कर रहा है। जैसा कि हम बात करें तो पैकेट फॉरवर्डिंग प्रोसेस, ठीक है, पैकेट फॉरवर्डिंग प्रोसेस, ये डायग्राम को आप देखिए, ये डायग्राम आखिर कहना क्या चाहता है। तो ये डायग्राम जैसे आप बात करें सोर्स से, तो डेटा का सेंडर है जो पैकेट्स भेज रहा है, और पैकेट्स ए बी यानी डेटा छोटी छोटी यूनिट्स पैकेट्स में ट्रेवल करती है। हर पैकेट में सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और एक्चुअल डेटा होता है। ठीक है, ये राउटर जो ये एक्स जो सिंबल का जो इसको राउटर बोलेंगे, ये नेटवर्क के ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं। ये बेस्ट पार्ट ढूंढते हैं और पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं। और फिर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पैकेट्स अलग अलग राउट से भेजे जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सा राउट फास्टेस्ट और अवेलेबल है। अब डेस्टिनेशन बी ये फाइनल रिसीवर है जहां डेटा पहुंचता है। तो मान लो अगर तुम अमेजोन से एक पार्सल ऑर्डर करते हो तो पहले पार्सल अमेजोन के वेयर हाउस से निकलेगा, फिर वो मल्टीपल कुरियर सेंटर और डिलीवरी हब से होते हुए आगे बढ़ेगा। जब तक पार्सल तुम्हारे घर नहीं पहुंच जाता, ये डिफरेंट राउट्स और ट्रांसपोर्ट मेथड्स फॉलो होंगे। ठीक है, तो आप लोग हम बात करेंगे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम हम लोग डायग्राम से समझेंगे। तो ये जो डायग्राम है ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का एक्सप्लेन करता है। ये प्रोटोकॉल राउटर का बेस्ट पाथ फाइंड करने में मदद करता है। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है ये इनिशियल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग टेबल है। हर राउटर के पास एक टेबल होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन सा राउटर तक जाने का मिनिमम कॉस्ट यानी हॉप काउंट क्या है। तो ये डिस्टेंस टेबल पीरियोडिकली अपडेट होती है जब नए डिस्टेंस वेक्टर्स आते हैं। तो इस तरह से हमें सब लिखा गया है। तो यहाँ जीरो का मतलब है कि एक राउटर खुद तक पहुँचने में जीरो कॉस्ट लगती है, और बी से अगर ए जा रहे हैं तो कितना कॉस्ट है, 1 है। मतलब बी से ए तक पहुँचने में एक हॉप लगती है, और ए से डी जाने में कितना कॉस्ट लगती है, इन्फिनिटी लिखा है। तो मतलब है कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और एक जो गिवन नेटवर्क है, ठीक है, ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफ एक रियल नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन है। हर राउटर एक नोड यानी ए बी सी डी है और उनके बीच की लाइन्स कनेक्शंस हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन एट राउटर्स, ठीक है, कैलकुलेशन एट राउटर्स को तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि अगर राउटर ए अपनी टेबल अपडेट करता है, अगर राउटर ए जो है वो अगर अपनी टेबल अपडेट करता है इक्वल टू 1, ठीक है, तो उसको नए डिस्टेंस वेक्टर्स मिलते हैं। बी के थ्रू नए रूट्स का कॉस्ट कैलकुलेट होता है। अब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन देखेंगे तो ए को बी से डिस्टेंस वेक्टर मिला, बी का अपना टेबल ये है 1011, ठीक है, तो बी का ए से कॉस्ट कितना है, 1 है। ठीक है, और नए पॉसिबल डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया तो ए से बी के थ्रू सी जाने का कॉस्ट 1 है, तो ए टू बी प्लस 1 बी टू सी इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम लोग इसको अपडेट करते हुए जाएंगे, और फिर लास्ट में जो आप देख रहे हैं कि ये जो नए अपडेटेड राउटिंग टेबल है वो हमारे पास 0122 है। ठीक है, तो सोचो तुम एक नए सिटी में गए हो और तुम्हें एक रेस्टोरेंट ढूंढना है, तो तुम गूगल मैप चेक करते हो यानी इनिशियल राउटिंग टेबल, और तुम्हारे एक फ्रेंड का कॉल आता है जो ऑलरेडी वहाँ रहता है, तो वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग नेबर हो गया। ठीक है, वो एग्जांपल हो गया कि वहाँ पर पहले से वो रहता है, और फ्रेंड बताता है कि एक शॉर्टकट है जो तुम जाओ वहाँ से पहुँच जाओ। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो लिंक स्टेट, ठीक है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एंड पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल अभी समझेंगे। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एक डायनामिक राउटिंग टेक्निक है जो नेटवर्क की कंप्लीट टोपोलॉजी का एक मैप यानी डेटाबेस बनाता है, और डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यानी शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट यानी एसपीएफ का यूज़ करके शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पहले ये डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज़ करता है। ठीक है, ये एल्गोरिथम सबसे कम कॉस्ट वाला पार्ट ढूंढने में मदद करता है। हर राउटर नेटवर्क का एक कंप्लीट मैप मेंटेन करता है। ठीक है, और फिर क्या, कंप्लीट नेटवर्क टोपोलॉजी मैप मेंटेन करता है, और अपडेट सिर्फ जब नेटवर्क चेंज होता है तभी करता है, और ज़्यादा मेमोरी और सीपीयू पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, और एग्जांपल की बात करें तो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट और इंटरमीडिएट सिस्टम। ठीक है, और फिर हम पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एक एडवांस राउटिंग टेक्निक है जो इंटर डोमेन राउटिंग यानी लार्ज नेटवर्क और आईएसपीज के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें राउटर सिर्फ नेक्स्ट हॉप का पाथ नहीं बल्कि पूरा पाथ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक सिंगल की बात नहीं हो रही, इसमें पूरा राउटिंग टेबल ही पूरा इसमें स्टोर करता है। ठीक है, और राउटिंग लूप्स अवॉइड करता है। हर रूट के साथ एक पाथ एट्रीब्यूट अटैच होता है जो इंश्योर करता है कि कोई लूप ना बने। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग में एग्जांपल, तो ये हॉप काउंट यूज़ करता है, ये नेटवर्क टोपोलॉजी यूज़ करता है, और ये बेलमन कोड एल्गोरिथम पर रिलाइज होता है ये डिजिक्स्ट्रा में। इस तरह से आप अपना एक डिफरेंस टेबल बना के दिखा सकते हैं। अब बात करें तो मल्टीकास्ट राउटिंग क्या होता है। तो मल्टीकास्ट राउटिंग एक एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक है।
जिसमें एक सोर्स, ठीक है, जिसमें जो है एक सोर्स से मल्टीपल रिसीवर तक साइमल्टेनियसली डेटा भेजा जाता है। और यूनिकास्ट मतलब इसमें 1 to 1 होता है, और ब्रॉडकास्ट मतलब 1 to ऑल, और एक सेंडर नेटवर्क के सभी डिवाइसेस को डेटा भेजता है, एग्जांपल जैसे वाईफाई राउटर का डीएचसीपी का रिक्वेस्ट। और मल्टीकास्ट बोले तो 1 to मैनी, सिर्फ इंटरेस्टेड रिसीवर को डेटा मिलता है, एग्जांपल जैसे लाइव क्रिकेट स्ट्रीमिंग जो सिर्फ इंटरेस्टेड यूज़र को मिलेगी, ठीक है। और इसके कुछ की फीचर्स होते हैं मल्टीकास्ट। पहला क्या, बैंडविड्थ एफिशिएंट है ये, ठीक है, यानी मल्टीकास्ट में एक ही डेटा पैकेट मल्टीपल रिसीवर को भेजा जा सकता है, ठीक है। और फिर अगर हम इसमें बात करें तो ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, और मल्टीकास्ट इनेबल राउटर की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास मल्टीकास्ट राउटिंग के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। पहला क्या है, डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसको DVMRP कहते हैं। तो डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल यानी RIP पर बेस्ड होता है। रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग RPF का यूज़ करता है कि लूप्स प्रिवेंट करने के लिए। और डिनामिक मल्टीकास्ट डिलीवरी ट्रीज क्रिएट करता है। और स्केलेबिलिटी इश्यूज होते हैं बड़े नेटवर्क्स में, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर एक गेमिंग कंपनी एक रियल टाइम मल्टीप्लेयर गेम लॉन्च करती है तो वो DVMRP का यूज़ कर सकती है ताकि गेम डेटा सिर्फ इंटरेस्टेड प्लेयर्स तक एफिशिएंटली पहुंच सके, ठीक है। अब PIM की बात करें, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट यानी PIM। तो यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल से इंडिपेंडेंट होता है, दो मोड्स में काम करता है, PIM डेंस मोड और PM स्पार्स मोड। और PM डेंस मोड में क्या होता है कि जब बहुत सारे रिसीवर्स एक नेटवर्क में होते हैं, जैसे कि एक ऑफिस में सभी लोग एक लाइव वेबिनार देख रहे हैं। और स्पार्स मोड में क्या होता है कि जब रिसीवर्स स्कैटर्ड होते हैं यानी अलग अलग लोकेशन पे, ग्लोबल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वेबिनार जैसे, ठीक है। और बात करेंगे फिर मल्टीकास्ट ओपन शॉर्टेस्ट पाथ, तो OSPF का एक मल्टीकास्ट एक्सटेंशन है, ठीक है। लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके मल्टीकास्ट ट्रीज बिल्ड करते हैं, और सभी राउट्स को OSPF सपोर्ट करना जरूरी है, जो इसको लिमिटेड बना देता है। अब मल्टीकास्ट ग्रुप मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि मल्टीकास्ट रिसीवर IGMP का यूज़ करके मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन या लीव करते हैं, ठीक है। इसमें IGMP V1 यानी बेसिक ज्वाइन लीव फंक्शनैलिटी होती है, और इसके एडवांटेजेस यही होते हैं कि ये एफिशिएंट यूज़ होता है और डुप्लीकेट ट्रांसमिशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ आप डायग्राम के थ्रू देख ही सकते हैं कि कैसे मल्टीकास्ट सोर्स है और कैसे मल्टीकास्ट राउटिंग हो रही है, ठीक है, अलग अलग लैपटॉप्स पे कैसे दिख रहे हैं। अब काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम की बात करेंगे तो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, ठीक है। आखिर होता क्या है, तो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम जो होता है कि एक मेजर ड्रॉबैक है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में, जो नेटवर्क फेलियर के बाद राउटर्स को इनकरेक्ट और स्लो अपडेट देने की वजह से होता है। अब ये अगर कैसे होता है, पहला क्या, इनिशियल स्टेप। समझ लो हमारे पास 3 राउटर हैं ABC, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और हर राउटर डेस्टिनेशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ जानता है। और लिंक फेलियर, अगर ए का डायरेक्ट लिंक डेस्टिनेशन से फेल हो जाए तो ए अल्टरनेटिव पाथ ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इनकरेक्ट अपडेट्स, राउटर B से रूट इन्फॉर्मेशन पूछता है, ठीक है, B के पास आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है और वो कहता है कि डेस्टिनेशन 1 हॉप दूर है, तो A सोचता है कि A और B डेस्टिनेशन 2 हॉप्स के शॉर्टेस्ट पाथ हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और हॉप काउंट इन्फिनिटी तक बढ़ता रहता है, तो RIP में 16 हॉप्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम अकर होती है। अगर हम बात करें इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हमारे पास पहला होता है स्प्लिट ऑरिजिन, यानी राउटर जो राउट सीखता है उसको वापस एडवर्टाइज नहीं करता है, तो यानी पॉइजन रिवर्स। दूसरा हमारा होता है पॉइजन रिवर्स, राउटर अनरीचेबल राउट्स को इनफाइनाइट मैट्रिक के साथ ब्रॉडकास्ट करता है ताकि गलत इन्फॉर्मेशन ना फैले। और फिर ट्रिगर अपडेट्स, जैसे ही लिंक फेल होता है तुरंत अपडेट भेजने का मैकेनिज्म। और होल्ड एंड टाइमर्स, अनस्टेबल राउटर्स को अपडेट होने से टेम्परली ब्लॉक करना ताकि इनकरेक्ट अपडेट्स ना हो, ठीक है। एडॉप्टिव और वैसे नॉन एडॉप्टिव राउटिंग क्या होता है, तो एडॉप्टिव राउटिंग में क्या होता है कि जो राउटर्स होते हैं वो डिनामिकली चेंज हो जाते हैं, और ये क्या पहले से ही चेंज होते हैं। ये रियल टाइम का यूज़ करता है और ये रियल टाइम ट्रैफिक का यूज़ नहीं करता। इस तरह से आप डिफरेंस दिखा सकते हैं। और फिर बात करेंगे कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम क्या होता है कि कंजेशन कंट्रोल का मतलब है नेटवर्क ट्रैफिक को एफिशिएंटली मैनेज करना ताकि पैकेट लॉस और डिलेस अवॉइड हो सके। इसके की ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजेशन कंट्रोल ये है कि पैकेट लॉस प्रिवेंट करता है और बैंडविड्थ एफिशिएंटली एलोकेट करना और नेटवर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। इसके कुछ टाइप्स होते हैं,
ओपन लूप और क्लोज लूप। ओपन लूप की बात करें तो ओपन लूप में क्या होता है कि ये कंजेशन होने से पहले प्रिवेंट करने के लिए नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और पॉलिसीज़ का यूज़ करता है। इसमें रीट्रांसमिशन पॉलिसी होती हैं जो कि लिमिटेड ट्रांसमिशन तक, ताकि एक्स्ट्रा कंजेशन ना हो। और फिर क्या, विंडो फ्लो कंट्रोल, इसमें स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करके डेटा ट्रांसमिशन रेगुलेट होती है। और एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी यानी अननेसेसरी एक्नॉलेजमेंट रिड्यूस करने के लिए ऑप्टिमाइज टेक्निक्स यूज़ होती है। अब बात करेंगे क्लोज लूप। ठीक है, तो क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल यानी रिएक्शन बेस्ड, ये टेक्निक जब कंजेशन डिटेक्ट होता है तब रिएक्ट करती है। इसमें कुछ होते हैं, पहले क्या, बैक प्रेशर यानी कंजेस्टेड राउटर अपस्ट्रीम नोड्स को स्लो करने का सिग्नल भेजता है। और फिर चोक पैकेट, सेंडर को एक कंट्रोल पैकेट भेजना जो बताता है कि कंजेशन हो रहा है। और फिर इम्प्लिसिट सिग्नलिंग, सेंडर नेटवर्क डिलेज या पैकेट लॉस डिटेक्ट करके कंजेशन आइडेंटिफाई करता है। और कंजेशन की कुछ अवॉइडिंग टेक्निक्स होती हैं, पहले उसमें क्या, लीक बकेट और टोकन बकेट। अब लीक बकेट एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, आप इसको फिगर से देखेंगे हम लोग, नीचे जो फिगर दिया है। अब ये लीक बकेट एल्गोरिदम क्या होता है कि ये एक ट्रैफिक शेपिंग मैकेनिज्म है जो आउटगोइंग ट्रैफिक का कांस्टेंट रेट इन्फोर्स करता है। इसके पहले क्या, इमेजिन करो एक बकेट जिसमें एक स्मॉल होल है, ठीक है, इसमें एक स्मॉल होल है, ठीक है, वाटर ये सब पैकेट्स हैं, ये सब पानी जो है पैकेट्स हैं, डिफरेंट रेट्स पर गिर रहे हैं। बकेट से एक कांस्टेंट रेट पे वाटर पैकेट्स लीक हो रहा है। अगर बकेट ओवरफ्लो हो जाए तो एक्स्ट्रा पैकेट्स ड्रॉप हो जाते हैं। एडवांटेज ये कि स्मूथ ट्रैफिक मेंटेन करता है। अब टोकन बकेट्स क्या करता है कि एक बकेट में टोकन स्टोर होता है और टोकन एक फिक्स रेट पे ऐड होते हैं। अगर एक पैकेट भेजना है तो एक टोकन कंज्यूम होता है। अगर टोकन्स अवेलेबल नहीं है तो पैकेट्स वेट करेगा या डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये भी समझ लिए। और ये दोनों के बीच में डिफरेंस है ओपन लूप और क्लोज लूप कंजेशन में। ओपन लूप प्रिवेंट करता है कंजेशन और ये क्या करता है, रिएक्ट करता है उस पर। और ये इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग नेटवर्क डिज़ाइन फेज और ये इम्प्लीमेंट डिनामिकली ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। अब बात करेंगे हम लोग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हमारे जो है नीचे आप देख सकते हैं, बैंडविड्थ, डिले, लॉस, जिटर। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करेंगे तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जैसे कि आपको नाम से लग रहा है, क्वालिटी ऑफ सर्विस जैसे कि नाम से आपको पता रहना चाहिए कि हम लोग इस पर बात करने वाले हैं कि जो है कि ये चार चीज़ों पे डिपेंड होता है कि यहाँ पर दिख रहा आपको, बैंडविड्थ, डिले, लॉस और जिटर। ठीक है, और ये जो होता है एबिलिटी ऑफ नेटवर्क है कि गारंटीड परफॉर्मेंस लेवल्स ऑफ प्रोवाइड कर सके हमको एक अगर किसी को नेटवर्क या कनेक्शन प्रोवाइड करना है तो हमको गारंटीड वर्जन कैसे, वो क्वालिटी पे डिपेंड करेगी। और क्वालिटी जो होंगी हमारी बैंडविड्थ पे होंगी, जिटर पे होंगी, रिलायबिलिटी पे होंगी। ठीक है, तो डिले मतलब लेटेंसी, हमारा पहला पार्ट आता है इसमें रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी जो करता है वो कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबिलिटी के मतलब कि डिपेंड होता है कि एक कोई नेटवर्क कितने अच्छे से रिलायबल है, एंड टू एंड रिलायबल या एंड टू एंड रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है या नहीं। और डिले मतलब लेटेंसी, जैसे कि देरी। और डिले भी कई टाइप्स के होते हैं, पहले प्रोपोगेशन डिले मतलब कि सिग्नल को टाइम देने से डिले करना, और ट्रांसमिशन डिले यानी पहुंचने में डिले, और क्यूइंग डिले मतलब कि जो चीज़ पहुंच रही है वो लाइन से नहीं पहुंच रही है, वो चीज़ टाइम लेकर पहुंच रही है। और प्रोसेसिंग डिले यानी प्रोसेस होने में हमें टाइम लग रहा है। और उसी तरह से बात करेंगे जीटर। जीटर जो होता है कि वो रिफर्स टू द वेरिएशन इन पैकेट डिले, कई सारे पैकेट्स भेजे जा रहे हैं तो उन पैकेट्स को भेजने में हमें डिले हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं जीटर। और फिर बैंडविड्थ की बात करें, जब एक नेटवर्क पे कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, कई सारे लोग उस पर अगर एक्सेस करते हैं तो उसी को बैंडविड्थ करते हैं, जो कि बिट्स पर सेकेंड पर मतलब कि मेजर होता है। इसमें होते हैं फिजिकल मीडियम जैसे कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स वगैरह यूज़ होते हैं इसमें। और फिर IPv6 128 बिट का होता है। ठीक है, इसके की फीचर्स ये होते हैं कि जो कि 128 बिट का होता है और ये सिंप्लीफाइड होता है। जब IPv4 का ज़माना गया तो IPv6 आया, क्योंकि वो IoT ले आया। ठीक है, और ये मोर एफिशिएंट होता है और मोर सिक्योर होता है। एडवांटेज ये है कि लार्ज एड्रेस स्पेस होता है, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और इसमें कोई NAT की ज़रूरत हमें नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 3 का भी वन शॉट अच्छे से कवर कर लेते हैं। हमने इसमें हर एक चीज़ ओवरव्यू देखी है, हर एक चीज़ अच्छे से समझी भी है, थ्रू डायग्रामेटिकली और थ्रू एकदम थ्योरेटिकली। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का चैप्टर 3 नेटवर्क लेयर भी ख़त्म हो जाए। आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द iTech वर्ल्ड ऑफ AKTube। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।